नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साई सर के साथ आज हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर भारत के प्रभाव और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। और इसलिए आज मंगलवार 17 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और एक साथ इतनी घटनाएं और इतनी खबरों का रेला है कि हम सब को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में इनका रिलेशन भारत के साथ क्या है, क्या भारत पर असर पड़ रहा है और भारत इन पर क्या असर डालेगा। कुल 4 से 5 घटनाओं का जिक्र करेंगे। ये कोई इंटरव्यू के अंदाज में हम लोग नहीं इस पूरे वीडियो को बनाएंगे, बल्कि हम इसको एक चैट करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे विचारों से आप कहां तक सहमत हैं, उस पर अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। घटना नंबर 1, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, जिसके साथ पिछले 2 सालों से तो बहुत ज्यादा संबंध खराब रहे और उसका एकमात्र कारण कि आज वो व्यक्ति बांग्लादेश की राजनीति से दिखाने के लिए ही सही दूर हुआ, वो है मोहम्मद यूनुस, जो वहां के कार्यवाहक सरकार के प्रमुख सलाहकार की भूमिका में थे, जिसको आप कह सकते हैं कि वो पिछले 1.5 सालों में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनकर के भारत के साथ तो संबंधों को चौपट कर दिया उन्होंने। और जाते जाते उस व्यक्ति ने एक बयान दे दिया कि बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र विचारों वाला डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, रिपब्लिक होगा। सारी बातें वो बोल गए क्योंकि जुलाई चार्टर भी उन्होंने ही लाने की कवायद की है और उस जुलाई चार्टर पर एक संविधान सभा का गठन होना था, जो आज उसके सदस्यों का न तो चयन हुआ और न वो सब उसका शपथ लिए, क्योंकि तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने कहा कि जब संसद गठित हो जाएगा, संसद के अंदर चर्चा होगी, उसके बाद जुलाई चार्टर पर जो रेफरेंडम आया है उस पर कोई बात बनेगी। तो मतलब यूनुस की बात दिखाने के लिए ही सही, लेकिन तारिक रहमान जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने काट दिया। और तारिक रहमान की एकमात्र कोशिश और कवायद कि भारत के विरोध में जितना खेल सको खेलो। और इसीलिए मेरा मानना है कि तारिक रहमान चीन और अमेरिका दोनों से सुपारी लेकर के भारत के विरोध की एक ऐसी हवा बांग्लादेश में फैलाने का काम किए जिससे बांग्लादेश बहुत कुछ बदल गया है। और इसलिए तारिक रहमान जो भारत के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, कस्में तो बहुत खा रहे हैं संबंधों को नॉर्मल करने की, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां अभी देखनी होंगी, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके वो नेता हैं और जो विपक्ष जमाते इस्लामी है उसके साथ एनसीपी अर्थात नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उसके ये छात्र, कथित छात्र नेता भारत विरोध पर ही अपनी राजनीति को बांग्लादेश में आगे बढ़ा पाए हैं। मुद्दा नंबर ये 1 था। और इसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दिल्ली पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती और दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एआई में भारत और फ्रांस के बीच एक नए युग की शुरुआत की घोषणा करते हैं, एक संबंध को नई दिशा में ले जाने की बात करते हैं और दोनों देश रक्षा संबंधों को, जो पुराने रक्षा हमारे संबंध है उस पर साइन हुआ था, उसको 10 साल बढ़ाते हैं और 114 राफेल डील जो हो चुकी है लगभग, उसमें किस तरीके से भारत और फ्रांस एक नई डिफेंस इनिशिएटिव्स ली जाएंगी उसकी बात करते हैं। तीसरी घटना जो और भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी फरवरी में इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे दोस्त की जब इजराइल यात्रा होगी तो भारत और इजराइल के संबंधों की एक नई दिशा और दिशा बनेगी। अब सोचिए, और चौथी बड़ी घटना जिसकी तो चर्चा अब मुझे करनी पड़ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अमेरिका पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा था और उसी अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर जो इंडो पैसिफिक कमांड को कमांड दे रहे हैं, एडमिरल पापारो, वो आज वेस्टर्न कमांड, भारत के वेस्टर्न कमांड
पर पहुंचते हैं हरियाणा में, और वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार से मिलते हैं। और यही नहीं, पापारो के साथ भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी होते हैं। और दोनों की तरफ से ये कहा जाता है कि दोनों की जो साथ साथ चलने की कवायद है वो बहुत आगे बढ़ेगी, अर्थात संबंध एक नई ऊंचाइयों की तरफ हम ले जाएंगे। अब वेस्टर्न कमांड वही कमांड है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल का कमांड किया, और पाकिस्तान को 5 दिन में क्या कुछ गुल खिलाया वो बताने की जरूरत नहीं। और अब तो अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर दी है। तो अब आप सोचिए, एक साथ इतने बड़े बदलाव, और इधर एक नई खबर आ रही है कि सिचुआन प्रांत जो अरुणाचल से बिल्कुल नजदीक है, माफ करिएगा 800 किलोमीटर के करीब, 850 किलोमीटर, वहां पर चीन अपने परमाणु आयुधों का भंडारण कर रहा है। मतलब हमारे 7 सिस्टर्स पर जिसका यूनुस बक बक करके बोल के चला गया, उस पर नजर गड़ी हुई है हमारे प्रतिद्वंदियों की, विरोधियों की। इसलिए ईस्टर्न कमांड को हमें कितना मजबूत करना है और जो हम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो कि पूरी तरह से मिलिटरीली समझना होगा, वेस्टर्न कमांड पहुंचते हैं अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के एडमिरल पापारो। इसका मतलब क्या है सर? और बहुत छोटे छोटे में ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश करिए ताकि हम इतने मुद्दों को एक साथ कनेक्ट कर पाए। धन्यवाद दिवाकर जी, आपने चुनकर जियोपॉलिटिक्स के सब्जेक्ट्स उठाए हैं। मैं बारी बारी से इन सब पर अपने विचार रखूंगा। लास्ट वाला मैं पहले लेता हूं, क्योंकि जो चाइनीज का आपने बताया 800 किलोमीटर, वहां उनके न्यूक्लियर वेपन्स को रखने का जो या स्टॉक करने का तो अभिप्राय बिल्कुल अलग होना चाहिए। उनको नजदीक स्टॉक करने का मतलब ये नहीं होता कि उनका प्रयोग नजदीक होगा। दरअसल इनको प्रयोग करने से बहुत दूर रखा जाता है ताकि काउंटर उन तक ना पहुंच सके, और उनको प्रयोग करने के लिए इंटरकंटिनेंटल मिसाइल्स वगैरह का प्रयोग होगा, या दूर मार करने वाले एयरक्राफ्ट का यूज होगा। दोनों सूरत में जो रखा गया है वो ये दर्शाता है कि यह जिन भी टारगेट्स के लिए है वो कम से कम हमारा अरुणाचल नहीं होना चाहिए। वैसे तो सर ये कन्वेंशनल वार का मामला बनता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमारी ताकत को एकदम कमजोर करने के लिए चीन दिखाने, क्योंकि परमाणु आयुधों का इस्तेमाल थोड़ी होता है, वो तो किसी भी ताकत को बैलेंस करने का एक, वही कहते हैं ना, मिनिमम डिटरेंट का एक तरीका है। और इसलिए वो सिचुआन प्रांत को एक परमाणु आयुधों का अड्डा बना रहे। नजदीक रखने से डिटरेंस ही नहीं होता। अच्छा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि इतना नजदीक रखने का मतलब है कि वो उस इलाके को सेफ समझते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने जो अमेरिकन न्यूक्स का स्टॉक किया हुआ था नूर खां, वो उनको लगता था कि ये सेफ है, भारत का अटैक वहां नहीं होगा। शायद चीन भी अपनी रणनीति में सोचता है कि हम 800 किलोमीटर अंदर जाकर संभावना बहुत कम है कि भारत वहां पर अटैक करेगा। नहीं सर, एक सवाल तो उठता है ना, अभी चीन क्या पता ये एलएसी के इस पोर्शन पर मानता हो कि भारत अभी बहुत मजबूत नहीं है। नहीं, उसका नहीं संबंध बनेगा दिवाकर जी। अगर मजबूत नहीं है तो अगर हमने उस इलाके को हिट करना है जी, तो हम बे ऑफ बंगाल से करेंगे, किसी पनडुब्बी से। बिल्कुल बिल्कुल।
उसको अरुणाचल से नहीं करेंगे हम। हम्म। क्योंकि या क्योंकि देखिए सर, या चीन का इन्वॉल्वमेंट यूनुस बांग्लादेश में रहा, और बांग्लादेश में आज यूनुस सत्ता छोड़ चुके हैं, सत्ता उन्होंने सौंप दी है, और उन्होंने सेवन सिस्टर्स का नाम लिया है, भारत के पार्ट के रूप में नहीं। जी, तो यूनुस किसकी भाषा बोलते रहे? या तो अमेरिका के बोलेंगे या चीन की बोलेंगे। ऐसे में अगर लाल मुनीर हाट का जिक्र आपको याद हो, इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया है, वो भी चीन ही डेवलप कर रहा है हवाई पट्टी, और वो बांग्लादेश का एरिया है, और वो 135 किलोमीटर की दूरी पर है भारत से। वो तो बात समझ आती है, जी। पर ये एटॉमिक स्टॉक पाइल की बात मेरे ख्याल अरुणाचल से संबंधित नहीं होनी चाहिए। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में कह रहे हैं सर, अरुणाचल ही नहीं, पूरे। बहरहाल ये आपका एक दृष्टिकोण है, तो बहरहाल वो एक स्टॉक कर रहा है, अपनी ताकत तो खैर दिखा ही रहा है। ये और बात है कि कर्नल सर ऐसा मानते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में प्रयोग करने के लिए नहीं है, जैसा कि ये मानते हैं। लेकिन सर अब आते हैं मूल सवाल पर। खैर चीन की कारस्तानी और चीन की सोच के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें अपनी सेना और उसके प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा है। चीन की आर्मी दिखाती ज्यादा है, और उसका प्रदर्शन जब करना होता है तो नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसको ज्यादा युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं है। सवाल सर ये है, इंडो पैसिफिक कमांड के जो एडमिरल पापारो वेस्टर्न कमांड की यात्रा पर जाते हैं, हरियाणा पहुंचते हैं, और वहां ऑपरेशन सिंदूर की वो तारीफ करते हैं, और डिफेंस कोऑपरेशन में एक नई ऊंचाई पर भारत और अमेरिका को पहुंचाने की बात करते हैं। ये क्या संकेत है सर? दिवाकर जी, सैमुअल पपारो ने और भारतीय नेवी ने, हमारी नौसेना ने मिलकर अभी तो कुछ समय पहले एक एक्सरसाइज की है। जॉइंट एक्सरसाइज थी, और वो जॉइंट एक्सरसाइज म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत थी। तो मैं समझता हूँ ऐसी प्रशंसा जब हम मिलकर कोई गेम खेलते हैं एक साइड से, तो काफी ओवरड्यू थी। मैं सिर्फ इसको उतना ही महत्व देता हूँ। लेकिन सर इन्हीं के राष्ट्रपति ने, हालांकि वो कब क्या बोल जाएं, आज भी उन्होंने संबंधों को नॉर्मल करने की कोशिश की है, व्यापारिक समझौते को मतलब सही रास्ते पर लाकर। हालांकि राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि नरेंद्र सरेंडर का नारा ही चला दिया है। राहुल गांधी की बात तो राहुल गांधी पर करेंगे, लेकिन उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि कितने रफेल, नहीं रफेल का नाम नहीं लिया, कितने विमान गिरा दिए गए थे। और बड़ा मौजू है कि जिस रफेल का जिक्र हो रहा था अमेरिका की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उसी देश का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आया, और वो भी 114 विमानों पर साइन होना है, वो भी रफेल ही है, जिसको लेकर के चीन और पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो रही होगी। ये भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। ये नैरेटिव गेम्स हैं, और इसको स्ट्रेटेजिकली या टैक्टिकली मैं नहीं देखना चाहता। ये नैरेटिव्स के गेम है। नैरेटिव वॉरफेयर भी एक रिकॉग्नाइज मेथड ऑफ वॉरफेयर बनता जा रहा है। और ये जो फ्रेंच परचेज हम कर रहे हैं, ये बहुत सोच समझ कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, और बहुत पहले से ये डील चल रही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चल रही। वो बात और है कि हमारे एक रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। और जब हमने दोबारा इसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उठाया और रफेल लेने का निर्णय किया, तो हर किस्म की ऑब्जेक्शन उस पर लगाई गई। यहाँ तक कि इसके किकबैक्स की भी बात की गई, इसकी क्वालिटी की भी बात की गई, इसके समय की भी बात की गई, इसकी क्वांटिटी पर बात की गई, इसके जो पार्ट्स या सप्लीमेंट्रीज आने थे उनके ऊपर बात की गई। मतलब वो हर किस्म की अड़चन लगाने की कोशिश की गई, जिससे हम इसको इंपोर्ट न करें, और ये सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक उठाया गया।
तो इस सबको देखते हुए लगता है कि देश का भला न सोचने वाले लोग नहीं चाहते थे हम ये लेंगे। देश के बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो एक राइवल ही था। वो हम्म, चाहते थे हम उनका जहाज खरीदें। बिल्कुल। इसी तरह हमारे विचाराधीन रशियन क्राफ्ट भी था, SU-57। जिसका के एक बड़ा अच्छा निष्कर्ष निकला कि हम उस एयरक्राफ्ट को अब एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट की तरफ से संधि करके दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। हम्म, तो हमने बेनिफिट ले लिया उस रशियन बेस्ट एयरक्राफ्ट का भी, और हमने राफेल को अब तो बैटल ट्राई भी कर लिया ऑफ बिल्कुल सिंदूर में। और बिल्कुल। उसके बाद हमने उसका जो फैसला लिया है नेवी के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी, मेरे ख्याल एक बड़ा मैच्योर्ड, टू द पॉइंट और बड़ा एक्यूरेट सुलझा हुआ फैसला है। कड़े सर, आपको नहीं लगता कि अमेरिका को लग रहा है कि उसने 10 मई के बाद, क्योंकि हम लोग एक सवाल जवाब के रूप में नहीं, हम अपने कंसर्न्स बता रहे हैं या अपनी आशंकाएं, या जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कि फ्रांस के साथ डील, रूस तो खैर भारत का पार्टनर ही है, अमेरिका का धुर सहयोगी इजराइल भारत के प्रधानमंत्री से मिलने को उत्सुक है, वहां के प्रधानमंत्री, और वहां भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बहुत ज्यादा तेजी से कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। अमेरिका इन सब मामले में एक भूखे नंगे देश को खिलाने में लगा रहा। पता नहीं कौन सा वो चेक एंड बैलेंस कर रहा था, वो ट्रंप का दृष्टिकोण था, वो चेक एंड बैलेंस हो नहीं पाया। 10 मई के बाद की ये कवायद, अमेरिका अपनी भूल बहुत तेजी से सुधार रहा है सर। इसलिए वेस्टर्न कमांड की, भाई पूरा साउदर्न कमांड जाते, ईस्टर्न जाते, और ज्यादातर जो अमेरिका, मैं भी मानता हूं कि ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होते हैं, बट दिल्ली में आते, यहाँ के सेना प्रमुख से मिलते और बड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मिलते। वो वेस्टर्न कमांड के हेड ऑफिस ही क्यों जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी इस स्थिति में जब पाकिस्तान और इंडिया किसी भी पाकिस्तान की गलती पर भिड़ सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड स्थिति में है। मुझे उसके जो कारण नजर आते हैं वो बड़े साफ हैं। हम्म और एक तो जैसा मैंने कहा कि अभी जॉइंट एक्सरसाइज खत्म करके चुके हैं, हम्म और अगर जॉइंट एक्सरसाइज वेस्टर्न कमांड के साथ की है तो उन्हीं के साथ मिलना जुलना मेरे ख्याल में ज्यादा वाजिब लगता है, ज्यादा जरूरी लगता है। और मैंने जैसा कहा कि मैं तो चाहता था या ऐसा सोचता था कि ये प्रशंसा कुछ समय पहले आ जानी चाहिए थी, हाँ, जैसे वो एक्सरसाइज खत्म हुई। बिल्कुल। और उसके अलावा भी देखा जाए तो हमारा अमेरिकन नेवी का जो कंसंट्रेशन है हम्म वो अरेबियन सी की ओर ही ज्यादा रहा है, हम्म अच्छा सर, जिसका कारण गल्फ के कंट्रीज पर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, मैं यही सवाल जिसका पूछ। जिसका कारण सीपैक वाला चाइनीज का जो रास्ता था जो अब खटाई में पड़ गया, हम्म वो भी हो सकता है। हम्म और उधर से भी अगर देखा जाए तो जो चाइनीज इन्फ्लुएंस था वो भी इसी क्षेत्र में ज्यादा गिनती में उनके शिप्स आए हुए थे। उन हम्म सब चीजों को देखते हुए चाइनीज इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए भी हमारी वेस्टर्न नेवल कमांड का रोल ज्यादा था, बजाय इसके कि ईस्टर्न नेवल कमांड का हो, जिनका रोल तो ज्यादा बे ऑफ बंगाल और म्यांमार की तरफ रुख ज्यादा है। हम्म तो वो सी का एरिया बिजनेस रूट पर भी आता है, जो वर्ल्ड बिजनेस रूट है, और जो हिंद महासागर से होकर और अरबियन कंट्रीज की तरफ जाते हैं शिप्स। हम्म तो उस कमर्शियल रूट को भी देखते हुए ये ज्यादा महत्वपूर्ण एक इलाका था जिसमें उन्होंने आकर और बातचीत की है। जो एक अजीब चीज मुझे लगी वो था सर्जियो गोर का वहां जाना, जी 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 जी। क्योंकि एम्बेसडर का भी उस मौके पर इसीलिए तो मैं, मिलना, जबकि दो फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स मिल रहे हैं, वो मेरे ख्याल में एक एडिशनल पैच वर्क होगा। जो सर्गियो की पुरानी रेपुटेशन रही है, जो कि भारत के ज्यादा फेवर में उनकी हिस्ट्री नहीं रही है, उसको देखते हुए। पर मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ कि अमेरिका अब
शायद रियलाइज कर गया है कि पाकिस्तान ने डबल क्रॉस करके और उनको हम्म। बलूचिस्तान में ख्याली पुलाव खिलाकर और वो पेश कर दिए जो मिनरल्स वगैरह, उस बात में भी कुछ दम नहीं है। मेरे ख्याल अगर कभी ऐसी आवश्यकता हुई तो अमेरिका बलोच के साथ संबंध बेहतर बनाने की सोच सकता है। सर, आपने बलोचों का जिक्र किया, एक बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। अभी कल भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो पाकिस्तानी जिनकी जो उनकी फितरत है उसी हिसाब से वहाँ दुख होता है। उसी भारत को हराना है, उसी पर उनको अपने नेशनल प्राइड का बोध होता है। जब पाकिस्तान हरा है, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि बलूचिस्तान में लोगों ने भारत की जीत पर जश्न मनाया है और पाकिस्तान के हार पर खुशियां मनाई हैं सर। डांस करते हुए लोगों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सो बलूचिस्तान की स्थिति तो बेहद खराब है। अभी तो उनके 7 सैनिकों को पकड़ लिया है और बलूच आर्मी ने कहा है कि आप हमारे इतने लोगों को छोड़ो, तो इनको छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसी सजा देंगे कि पूरी दुनिया में एक मिसाल होगी। जी। दिवाकर जी, एक सैनिक दृष्टि से मैं इसको सिर्फ एक एब्सर्डिटी कहता हूँ। कोई इंडिकेशन नहीं लेना चाहिए। हमारे भारत में भी मैंने बहुत पटाखे चलते हुए देखे हैं पाकिस्तान की जीत पर। हाँ, वो तो ठीक है। नहीं, और लेकिन एक बार नहीं, नहीं, एक बार नहीं, कई बार। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बलोचों का जो पाकिस्तान से दुराव है, दूरी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। मैं भी आपको यही बताने की कर रहा हूँ जी जी जी। कि जो हमारे यहाँ पटाखे चलाते थे वो तो है, पाकिस्तान की विक्ट्री पर, वो ये तो है वही ही। वही चीज है। सर, हमारे देश में कई खित्तों में पाकिस्तान बसता है, आज भी है। वो अभी दबे हुए स्लीपर सेल के रूप में है। और देखिएगा, उनको तो बस राहुल का एक सहयोग चाहिए। वो एक फिर लोकतंत्र का आवरण बनेगा, फिर एक मुद्दे पर वो तो भारत के ग्रोथ को, भारत के सरकार को, और ये कहते हैं कि फिर वो तो भाई तब वो आ जाता है कि यार मीडिया भी गोदी हो गई। डिस्ट्रक्शन में जो यहाँ पाकिस्तान बसता है, वो डिस्ट्रक्शन में अपनी आशा को खोज लेता है। यही मैं बताना चाह रहे हैं। एक और सिमिलरिटी देख रहा हूँ। जी। जिस तरह ट्रंप ने इतना ज्यादा एक एंटी इंडिया एक पोस्चर अपनाया था हाँ। और उनको अपोजिशन, क्या हमारी प्रशंसनीय पॉलिसी थी कि हम खामोश रहे, और उनको जो अपोजिशन अमेरिका से मिली हाँ, ये राइट भारत से नहीं मिली। राइट राइट ट्रंप की अपोजिशन अमेरिका में ही ज्यादा हुई। राइट राइट। बिल्कुल उसी प्रकार अब राहुल गांधी की अपोजिशन उनकी अपनी पार्टी में ही वो तो शुरू हो चुका विजिबल है। हो रही है। मणिशंकर अय्यर ने तो काफी अरसे से थी, दबी हुई थी, पर अब जिस तरह से वो विजिबल हो रही, नजर आ रही और लाउड होती जा रही है। पिछले 2 दिन में अगर आप देखें, ओ, मणिशंकर अय्यर और ये सब जितने हैं, थरूर राशिद अली। थरूर के बयान, और उसके ये मणि अर्जुन के बयान, इन सबको देखते हुए कांग्रेस की भी स्थिति अब ऐसी है कि शायद राहुल को वही सब अपोजिशन देखनी पड़ेगी जो ट्रंप ने अमेरिका में देखी है, वो तो है ही है फ्रॉम सर। विद इन द पार्टी। हम एक बार फिर मुद्दे पर आते हैं सर। जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम करने की प्रतीक्षा करते हुए अपने जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, वो विचार व्यक्त कर रहे हैं, उसमें दिख रहा है। इसके मायने क्या दिख रहे हैं? देखिए, इसराइल के हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं और इसराइल के हमारे लॉन्ग टर्म अपोजिशंस भी हैं। तो जब आपका शत्रु मेरा शत्रु एक ही शत्रु हो तो हमारा मिलना प्यार ना प्यार तो बिल्कुल एक वाजिब सी चीज है, रियलिटी है। और एक लंबे मैच्योर्ड से रिलेशन है हम दोनों कंट्रीज के। जब हम पैलेस्टीन के लिए भी बात करते थे, प्रधानमंत्री इजराइल जाने से पहले पैलेस्टीन रुक कर गए थे। और जब पैलेस्टीन के लिए हम सहायता की भी बात करते थे, उसका मतलब किसी रूप में इजराइल से कोई विरोधाभास नहीं था।
एक तो ये ऐसी बड़े मैच्योर्ड से रिलेशंस हैं और इतना कुछ जो हुआ और ईरान के साथ जो युद्ध हुआ और उसमें भी हमारी ईरान के साथ बिना कोई कड़वाहट बनाए हमने इजराइल की जितनी थी कभी उनके अगेंस्ट नहीं बोले हम लोग जी और बहुत ना हमने ईरान की सराहना की जब उन्होंने तेल अवीव पर अटैक वगैरह किए। तो एक बड़ी मेच्योरिटी सी है हमारे संबंधों में और मेच्योरिटी और दूरदर्शिता जिस संबंध में होती है वहां एक दूसरे से मेल मिलाप की उत्सुकता होना स्वाभाविक है। बहुत ही स्वाभाविक है। और इसलिए सर स्वाभाविक इसलिए भी है क्योंकि वेस्ट एशिया पूरी तरीके से एक बार अमेरिका के घेरे में है। इजराइल अमेरिका का एलाई है। अमेरिका भी अब एक रास्ते पर आता हुआ दिख रहा है, खास करके टैरिफ की समस्या की हल होते हुए स्थिति के बाद लगता है कि भारत अमेरिका के संबंध नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल और भारत दोस्त है ही हैं, चूंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के खिलाफ सरगर्म हैं और ईरान का घेरा कर चुके हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा और जो हमला करेगा वो दिखाने के लिए ही करेगा, क्योंकि ईरान पर हमले का मतलब है कि गल्फ में अपने दोस्तों को अपने बेस पर ही अमेरिका को कहीं अंदर खाने ही सही विरोध न झेलना पड़ जाए। और इतना विरोध झेल करके कोई देश सीना तान करके किसी के खिलाफ आगे बढ़ेगा, उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसलिए भारत जैसे एलाई की जरूरत है और इजराइल ये काम करेगा। इसलिए इजराइल अपने परंपरागत दोस्त भारत का वेलकम करने के लिए बिल्कुल उत्सुक है और प्रतीक्षारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही हफ्ते इजराइल की यात्रा पर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन सारे मुद्दों पर हमने और कर्नल सर ने अपनी अपनी बात रखी है। और इसका लब्बो-लुआब यह है कि भारत अपनी अहमियत अपनी गंभीरता से बता रहा है, लोगों से ले रहा है, तो लोगों को बहुत कुछ दे भी रहा है। और इसलिए सबको भारत की जरूरत है और भारत को भी सबको जरूरत है। ऐसे में देश के अंदर भी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक कंस्ट्रक्शन की भूमिका में रख करके हर नेता कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ अगर देश के लिए काम करे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो 2047 का मिशन समय से पहले प्राप्त किया जा सकता है। और भारत की धमक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। संकेत तो यही मिल रहे हैं। हमारी बात से अगर सहमत हो, कुछ कह रहे हैं सर? भूलना नहीं चाहिए दिवाकर जी, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने की भी एक हवा है, उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव न सिर्फ इन देशों पर बल्कि पूरे संसार पर पड़ेगा। शायद अपने ही देश के कुछ सूडो इंडियंस, नकली भारतीयों को छोड़कर। बहुत चलते चलते बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि इस तरीके का जो गठजोड़ होता है और ज़्यादा तेजी से विचार विमर्श होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, सैन्य और रणनीतिक सहयोग बनते हैं, तो देश की अहमियत बढ़ती है। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की धमक हो सकती है, ये भी भूमिका अब बनने की ओर इशारा है, ऐसा लगता है। जो कर्नल सर ने परख करने की कोशिश की है, इनके विचारों से और हमारे विचारों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करिए, अपनी राय रखिए। और कई विषयों को हम एक साथ समेट करके आपके सामने भारत के साथ उनके संदर्भ और प्रसंग का जिक्र किया। प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हार्ट टॉक भारत आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा लाता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।